अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़। नाज़रीन, अहम मामलात हैं और पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनकी जानिब से कई ऐसे मामलात हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पर हम अक्सर बात करते हैं और कई मसाइल के हल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी खारजा पॉलिसी इस काबिल है कि हम अपने जो दीगर ममालिक हैं दुनिया के उनसे हम अपने ताल्लुकात में कितने ज़्यादा सिंसियर हैं और क्या मामलात उनके साथ चल रहे होते हैं, या कहीं हम में कोई ऐसी खामी तो नहीं कि हमारी खारजा पॉलिसी को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से आज जो टॉपिक हमारे सामने है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मुज़ाकरात का अमल जो कि नाकाम हो चुका है और मज़ीद मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी हैं, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हुए, काबिल अमल हल निकाला नहीं जा सका। खित्ते की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा बताई जा रही है। केपी काबीना की तश्कील में ताख़ीर है, क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर के जो जारहाना बयानात हैं, सीनियर क़यादत उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार करी, क्या वजूहात हैं, ये भी ज़ेर गुफ्तगू रहेगा। जबकि PTI और JUIF की अहम मुलाकातें हैं और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे, इस पर इत्तफाक किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में नई सूबाई काबीना की तश्कील के लिए इब्तदाई फहरिस्तें भी तैयार की जा चुकी हैं। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उसका तारुफ करवाऊंगी आपको। पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून से सैयद निसार शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात को मैं बहुत खुश आमदीद कहूँगी और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। पहले मैं बात करना चाहूँगी राना गुलजार ताज साहब आपसे। गुलजार ताज साहब, हुकूमत कितना कामयाब है अपनी खारजा पॉलिसी में और किन तब्दीलियों की ज़रूरत है, या मज़ीद क्या इक़दामात होने चाहिए ताकि अपनी खारजा पॉलिसी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, इस पर ज़रूर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइरा नवाज़ साहिबा आपका, आपके चैनल का। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दुनिया में ऑल ओवर सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है और पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, अपनी खारजा पॉलिसी को भी मुस्तहकम कर रहा है। और हमने हमेशा पाकिस्तान ने फ़राग दिली का मुजाहरा किया है और हर किसी से मुज़ाकरात में पहल करने की कोशिश की है, क्योंकि हम शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं करते, हम अमन को पसंद करते हैं। यही पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल रही है चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसाया है, हमारा मुस्लिम भाई भी है और हमारी बड़ी मोहब्बतें वाबस्ता रही हैं उनके साथ और वो हमारे मेहमान भी रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है जब उनके बयान आते हैं और जब वो किसी और तरफ मूव करते हैं और फिर जब उनकी ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है। और उनकी जब लोग यहाँ पाकिस्तान में भी हालांकि रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और हम उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, पूरी कौम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती थी, लेकिन जब वो यहाँ रह कर और पाकिस्तान के बारे में जो गुफ्तशनीद करते हैं तो बड़ा दिल खून के आंसू रोता है। क्या हमने उस वक्त इनको गले लगाया, तो क्या हमारा अमल गलत था या सही, ये तो खैर कौम बेहतर समझती है। तो हमने अफ़गानिस्तान में अमन कायम होने में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, पाकिस्तान के फ़ौज के जवानों ने बड़ी कुर्बानी दी है और वहाँ अमन कायम आखिर हुआ। ठीक है, उन्होंने जदोजहद की है, लेकिन उनकी अखलाकी, सियासी, सफारती तमाम जगहों पर पाकिस्तान ने उनकी मदद की है और उसमें तमाम लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब ने, सियासी हों, समाजी हों, दीनी हों, सब ने मिल के उनकी मदद की है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको पाकिस्तान की बात समझनी चाहिए और पाकिस्तान उनकी भलाई की बात करता है और वो जिसके इशारों पे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ना तो दुनिया में वो किसी के हैं और दीनी एतबार से भी वो किसी के नहीं हैं, क्योंकि इसलिए कि वो जो हैं शिद्दत पसंद लोग हैं। जो उनके पास वहाँ हमारे मुस्लिम हैं वो भी उनसे महफूज नहीं हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे जो जिस कस्मापोसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये दुनिया जानती है, किस मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, अमन की ख्वाहिश रखी है और हम हर किसी से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाई मसले का हल नहीं होता। मोहब्बत, भाईचारगी,
बिजनेस बिल्कुल। करें आपस में, मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए बेहतर ताकि है। अमन और अतशी के साथ तमाम जो खिता है उसको महफूज बनाया जा सके और किसी भी नेगेटिविटी से बचा जा सके। दुरुस्त कहा आपने राना गुलजार ताज साहब। सैयद निसार शाह साहब से भी बात कर लेते हैं। निसार शाह साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, हुकूमत आपकी है, और अब जो मुज़ाकरात का अमल है पाक अफगान के दरमियान, इसको सबूताश करने के लिए कई कुव्वतें कारफरमा हुई। अब दोबारा से तुर्किया की तरफ की रिक्वेस्ट पे दोबारा से मुज़ाकरात की जानिब हम जा रहे हैं और पाक अफगान मुज़ाकरात का एक दौर और होने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप कि कितनी उम्मीदें बाकी हैं, कितनी पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये है कि अफ़गानिस्तान का मसला तो वाज़ेह है ना। इस वक्त इस टाइम पे जो हम ने जितने सब्र का मुजाहरा किया, मतलब 70 सालों से उनकी खिदमत भी करते आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उनकी साथ जो उन्होंने अभी किसी की जंग प्रॉक्सी, उनकी जो उनके पीछे कौन खड़े हैं वो दुनिया को पता है, और वो जो मुज़ाकरात कर रहे थे तो उनके पास भी इख्तियार नहीं था। लाजम बात है उनके पास अच्छा। बहुत से एक देखे ना, आप ये देखें कि वो मुज़ाकरात में तो सब किसी कुछ की गाइडलाइन पे चल गाइडलाइन पे चल रहे थे। उनको वो तो कह रहे थे कि जी ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी, आप भी ठीक ये कह तो रहे मान हैं, लिया उन्होंने, लेकिन लिखने को तैयार नहीं है। हम आपके साथ अग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। अब ये बताएं, मुनाफिकत नहीं है तो ये क्लियर मुनाफिकत है। देखिए, हमें अभी हमें भी हमारी हुकूमत ने इस टाइम पे जो स्टेप उठाया है, और मैं समझता हमारी फौज ने जो स्टेप उठाया है, हमारी हुकूमत ने जो उठाया है, हमारी जो कोलिशन पार्टनर है, अवाम है, सब ने एक ही आवाज़ है कि ये बॉर्डर अब नहीं, अब वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए ना, अफ़गानिस्तान की जंग जब भी हुई, जितने महाजरीन हुए उस टाइम पे वो ईरान, तुर्किया या बहुत मुल्कों में गए, लेकिन वहाँ एक आइन और कानून के तहत वो गए। उनका उनको वहाँ पर रखा गया, उनको एक चीज़ लिमिटेड रखा गया उनको, लेकिन एक पाकिस्तान था जहां उनकी मर्जी, जहां उठे, और खरबों रुपए के बिजनेस, अरबों खरबों के बिजनेस। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के तालिबान को कम से कम एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते पर इस अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और इस अवाम ने उनको अपने भाई समझ के उनकी कौम को संभाला, उनके बच्चों को संभाला, उनकी औरतों को संभाला। देखिए, हमें एक चीज़ होती है, हम अपने औरतों पे बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं कि जी हम तो बड़े नडर कौम हैं, हम पख्तून हैं, हम नडर कौम हैं, हम तो औरतों का बड़ा लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं। तो पाकिस्तान में ये देखें ना कि पाकिस्तान ने उनकी औरतों को कितनी इज्जत दी, उनको अपनी बहनें समझा, अपनी बेटी समझा, उनको किस तरीके से, उनको किसी तकलीफ से किसी चीज़ में नहीं रखा। तो उनको कम से कम मैं नहीं समझता कि उनको आज ये जो इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं, इसराइल की ज़बान बोल रहे हैं, अब उनको नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो बोलेंगे तो वो ये समझ लें कि ये अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। अगर आप जब भी गुस्से और यहाँ पर जो हरकतें करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ देंगे, तो पाकिस्तान की आवाम अब बिल्कुल जो है ना, और हुकूमत इस चीज़ पे एग्री है कि अब हम एक ही फाइनल बात है कि या तो आपको वहाँ से ये दहशतगर्द निकालने होंगे, और या फिर आप तैयार हो जाएं नताइज भुगतने के लिए जो भी होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और ये इस कौम में बड़ी एक अच्छी बात है कि आपसी इख्तलाफात कितने ही हों, अंदरूनी कुछ भी बात हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो सब एक ही पेज पे होते हैं। और इसका कई दफ़ा सबूत दिया है पाकिस्तानी आवाम ने, तमाम सियासतदान और सब, हर शख्स बस सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचता है, और बिल्कुल सोचना भी चाहिए। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर करार साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिगेडियर साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल है उसी पे हम बात कर रहे हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका है और इसमें कुछ हल तो निकला नहीं, क्योंकि वो गाइडलाइंस जिनकी थी उन पर वो अमल पैरा है, और अब तुर्किया के रिक्वेस्ट पे दोबारा एक दौर होने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं अगर कराची में होता तो मैं आपके स्टूडियो में आता, बहुत मुझे अच्छा लगता है आपके स्टूडियो में आके। मैं इस्लामाबाद में हूँ। और दूसरा ये है कि वो एक शायर ने कहा था कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो हमारे
तालिबान के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क के जो केयर टेकर हुक्मरान हैं इनके साथ भी मसला यही हुआ है। वो एग्रीमेंट करना भी चाहते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे जो इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर वाले, उनकी वजह से भी काफ़ी जो है ना वो आप समझें कि परेशान है। अच्छा, परेशान इसलिए कि इंडिया का आपको पता है हमेशा उसने दबा के पैसा लगाता है अफगानिस्तान में, और उसने आपके इल्म में है ये बात के 8 से लेके 10 मई 25 को जो मार खाई है, तो उस मार खाने के बाद वो दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है, जख्मी नाक की तरह फन मारने की कोशिश कर रहा है, और अल्टीमेटली उसने सोचा कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को सरगर्म किया जाए, और किसी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हो भी गया। अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत पुराने और दरीना तल्लुकात है। पाकिस्तान के अवाम अफगान अवाम से प्यार करती है, और अफगानिस्तान के अवाम पाकिस्तानी अवाम से प्यार करती है। इस बात में तो मुझे कोई शक नहीं है। शक अगर मुझे है तो अभी वहाँ के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, इनके रवैये और सोच पे परेशानी यही है कि वो उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे। पाकिस्तान तो इतना प्यार करता है कि हमारे तो मिसाइलों का नाम जो है वो गजनवी और अब्दाली उन लोगों के नाम पे है जो अफगानी है। बिल्कुल। और इसके बावजूद के उनके लोग डेली पाकिस्तान की तरफ तोरखम के रास्ते आते थे, कंधार के रास्ते से आते थे, और हमारा जो अफगान ट्रेड ट्रांजिट का जो रूट है पाकिस्तान से गुजरता है, और उनके लाखों लोगों का रोजगार जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है। और पाकिस्तान अपने ताजरों को सहूलत दे न दे, अफगानिस्तान के ताजरों को मुकम्मल सहूलत देता रहा है। आप यकीन करें पाकिस्तान पे पिछले कुछ दिनों में इतना मुश्किल वक्त गुजरा कि डॉलरों की कमी थी, पाकिस्तान के ताजरों की एलसी नहीं खुलती थी डॉलरों की कमी की वजह से बैंकों में। अफगानिस्तान के ताजरों को पूरा सपोर्ट किया जाता रहा कि हमारे मुसलमान ममालिक के, हमारे मुसलमान मुल्क के, ये पड़ोसी मुल्क के ताजर हैं, इनको परेशानी ना हो। और अभी भी हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये जो एक दिन की एक्सटेंशन मिली है, 3 दिन दोनों ने जाया किए हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, तुर्किया है, कतर है, मुझे उम्मीद है अभी सऊदी अरब भी थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, और उनको अगर थोड़ी सी अकल आ गई तो ये उनके भी मुफाद में है, हमारे भी मुफाद में है। देखें, आपको पता है पाकिस्तान हमेशा हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहने की ख्वाहिश रखता रहा है, और कभी पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम नहीं हुए। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे मशरिक में भी, हमारे मगरिब में भी, दोनों ममालिक में अमन रहे। उसमें उन दोनों ममालिक का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब चंद लोग अपने हुक्मरान, जिनको हुक्मरानी मिल जाती है, और वो सही पॉलिसी समझने के बजाय दुश्मनों के हाथों में खेलना शुरू कर दें, तो हालत यही होती है जो आजकल अफगानिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट तालिबान की है। ठीक ठीक, बिल्कुल ब्रिगेडियर करार साहब, ऐसा ही है कि जिनको हमने अपना भाई समझा, अपने घर में जगह दी, और वही आज हमारे सामने खड़े हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सैयद निसार शाह मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, और राना गुलजार ताज साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। निसार शाह साहब, क्या इक़दामात उठाएगी हुकूमत, क्या करने जा रही है आइंदा, अगर जो मामलात हैं वो नहीं रहते जो कि उम्मीद की जा रही है कि हम मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो उम्मीदें कुछ हैं, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता मुज़ाकरात में एक दफ़ा फिर नाकामी का एहतमाल रहे, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? ये हिकमत अमली तो देखिए क्लियर है, हमारी कितने जवान शहीद हुए, और ये जंग तो चल ही रही है ना, और हमने जितना सब्र किया सिर्फ इस वजह से कि एक पड़ोसी मुल्क है और एक मुसलमान मुल्क है, और ये किसी के हाथों ना खेले, और बार बार हमारे डेलीगेशंस गए हैं, हमारी हर ज़ाब्ते पे हमारे दोस्त मुल्कों के ज़रिए भी, और चाइना ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की, और मैं समझ तुर्किया ने भी की। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज, हमारी फ़ौज बिल्कुल रेडी, हमारी हुकूमत बिल्कुल रेडी, अवाम बिल्कुल रेडी, और इंशाल्लाह हम तो नहीं चाहते कि हम तो अमन की बात करेंगे, और ये इतना सब्र जो है ये पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ इस वजह से था कि हम अमन वाले लोग हैं और अमन चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि ये वो काम हो जो 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 हमारे हिंद जो मोदी ने किया,
اور وہ طالبان کو پھر جگہ بھی نہ ملے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواجہ آصف صاحب نے تو ان کو کلیئر ہی کہہ دیا ہو کہ پھر وہ آپ کو پہاڑوں میں جانا پڑے گا. تو اس کے لیے بالکل قوم بھی تیار ہے. کہے گا کہ تورا بورا کی پہاڑوں میں دوبارہ دھکیل دیں گے. ان کا شوق ہے, پاکستانیوں کو اتنا ان کمزور کا جو شوق ہے, ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اگر وہ ان کو ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو انشاءاللہ پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے اور پختون قوم کھڑی ہے. یہ جو بارڈر پہ پختون قوم ہے نا, یہ کھڑی ہے. یہ باقاعدہ آپ کی مطلب جنگ لڑیں گے, اور انہوں نے کشمیر پہ جنگ لڑی, اور یہ باقاعدہ اپنے پاکستان کی دفاع بھی جانتے ہیں. ہماری پاک فوج نے اپنی شہادتیں دی ہیں اور روزانہ کے حساب سے شہادتیں دے رہے ہیں, آج بھی شہادتیں دے رہے ہیں. تو الحمدللہ بالکل تیار ہیں, بالکل ریڈی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں جائیں گے. بالکل بالکل. رانا گلزار تاج صاحب, جو سیاسی ماحول ہے ایسے موقع پہ جب کبھی بھی پاکستان پر کوئی بات آئی, تمام سیاستدان ایک ہو جاتے ہیں, پھر ایک ہی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہی ہے. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پاکستان کی تعمیر میں بھی بڑا کلیدی کردار ہے. اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے, انہوں نے بڑی اچیومنٹ حاصل کی, اور آج بھی آئے بغائے آج بھی وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں, اپنی افواج کے ساتھ ہیں, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے افغانیوں کی مدد کی ہے وہ کم ہے. بہت زیادہ, اس سے کہیں زیادہ, ہماری سوچ سے زیادہ ہم نے ان کی مدد کی ہے. اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کا اہلکار نہ بنے, کیونکہ جس کے وہ اہلکار بن رہے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں. قرآن میں بھی ان پر اعتبار کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. جس قرآن پر ہم یقین رکھتے ہیں, جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے, اس پر بھی منع کیا گیا ہے. اور وہ تو ماشاءاللہ کہ اسلامی حکومت ہے اور اسلامی لوگ ہیں, تو وہ کیسے اعتبار کر رہے ہیں ان کے اوپر, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. تو ہم نے تو دیکھیے جب بھی جنگ ہوئی ہے ساری دنیا میں یہ لوگ گئے, لیکن سب سے زیادہ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے, اور آج بھی کر رہے ہیں. اور اب ہم جب ان کو بھیج رہے ہیں تو باعزت طور پر, کیونکہ یہ آزاد ہو چکے ہیں, تو اب آپ اپنے گھروں کو جائیں, تو ہم تو ابھی بھی باعزت طور پہ ان کو بھیج رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پیٹ نہیں دکھائے گی. ہمیشہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں. ایک ایک کارکن ہمارا اپنے ملک کے ساتھ ہے, اپنی ریاست کے ساتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نامناسب ہے, ہندوستان کو سمجھ جانا چاہیے. ہندوستان اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دے, کیونکہ اس لیے کہ پاکستان پوری قوم متحد ہے, مسلح فوج متحد ہے, پوری قوم مل کر اپنی فوج کے ساتھ لڑے گی. ہندوستان میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا, اور نہ دیکھی ہے, نہ دیکھے گا. انہوں نے دیکھ لیا ہے, اور ان کو اس سے زیادہ طاقتور جواب ملے گا. میں ایک بات کی مذمت کروں گا کہ میرے افغانی بھائیوں نے جو ان کو ایئرپورٹ دیا ہے, یہ قابل مذمت بات ہے کہ ہندوستان کو ایئرپورٹ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ افسوسناک عمل ہے, کیونکہ آپ نے یہ بھائی بندی کا, یہ محبت کا صلہ دیا ہے, ہم سے پیار کا صلہ یہ دیا ہے کہ آپ نے اپنا ایئرپورٹ ہندوستان کو دے دیا. یہ افسوسناک عمل ہے. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر قرار حسین صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, طالبان نے شواہد کے باوجود دہشت گردی روکنے کی ضمانت نہیں دی ہے. کالعدم تنظیم کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ کیا ہے, کیا اس کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو شروع میں کہا انڈیا نے پیسہ دیا ہے ان کو. اچھا. اور پیسے کے لیے جو ہے نا, انڈیا تو آپ کو پتہ ہے بدلہ لینے کے لیے بہت تل ملا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان افغان عوام کو تو خوش آمدید کہتا ہے, جبکہ انڈیا اپنے بارڈر بند کر دیتا ہے. تو کیا یہ افغانیوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے لیے گڑھا کھود رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے عرض کیا, آپ تاریخ میں دیکھیں نا, تو افغانستان کا حکمران وہی ہوتا ہے جو کابل میں قابض ہوتا ہے. باقی پورے افغانستان میں مختلف دھڑے ہوتے ہیں. تو افغانستان کے عوام تو پاکستان سے پیار کرتے ہیں, میجارٹی پیار کرتی ہے, آپ یقین کریں. اچھا. اور وہ جو پیار کا ایک رشتہ ہے, خاص طور پہ ہمارے وہ علاقے جہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے. دیکھیں, افغانستان میں 2 علاقے ہیں. ایک علاقہ ان کا نارتھ میں ہے جہاں پہ وہ لوگ پرشین یا فارسی بولتے ہیں, اور وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس سے زیادہ ان کا تعلق ہے. اور باقی کندہار, جلال آباد, یہ ساری کی ساری وہ بیلٹ ہے پاکستان کے ساتھ جو پشتو بولنے والی ہے. اور وہ اس علاقے کے لوگ پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے ہمارے اپنے پاکستان کے لوگ, جن کو پرانے زمانے میں ہم قبائلی کہتے تھے, اب وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, وہ بھی پیار کرتے ہیں. اچھا, ان کو جو زیادہ گھمنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید انہوں نے شروع میں آج سے
30-40 साल पहले रशिया का मुकाबला कर लिया, उसके बाद उन्होंने जो है ना नेटो फोर्सेस का मुकाबला कर लिया। जी, तो जी। खुदा के बंदो, उन तमाम वार्स में पाकिस्तानी आपके साथ थे, पाकिस्तानियों ने पूरा साथ दिया। अभी हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो आप यकीन करें मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर उनको साथ पीटेंगे, ऐसा नहीं है। जहां तक भाईचारे की बात है वो खत्म कर दी है उन्होंने खुद तालिबान ने। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगर अपने अवाम की वो पल्स लें, अवाम की तरफ से सोच को समझें, तो बहुत जल्दी वो न सिर्फ तहरीरी मुआहदा करेंगे पाकिस्तान के साथ, बल्कि पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की तखरीबकारी ना हो, दहशतगर्दी ना हो। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना चाह रहे हैं उनको वो खुद ही निपटेंगे। ये उनके भी भलाई में है, पाकिस्तान की भी भलाई में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, पाकिस्तानी अवाम अफगानी अवाम से प्यार करती है और अफगानी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान से प्यार करती है। इसमें मुझे तो जरा भी शक नहीं है। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनकी केयर टेकर हुकूमत में, जिसकी अपनी कानूनी हैसियत नहीं है, जो अभी ना तो ये इलेक्ट होके आए हैं, जो अभी तालिबान काबिज है अफगानिस्तान के ऊपर, और ना ही इनको जिरगे ने, जो ना इलेक्शन हुआ ना जिरगे ने मुंतखब किया, इनका तो जिरगा भी नहीं हुआ। इन्होंने तो वो काबिज हुकूमत है, केयर टेकर थे और कब्जा किया हुआ है। तो कानूनी तौर पर इनकी हुकूमत कानूनी नहीं है। तो इनको अभी भी समझना चाहिए कि उनका मुफाद पाकिस्तान के साथ है। दूसरी खास बात जो इनको याद करनी चाहिए कि आज से कुछ अर्सा पहले तो यही इंडिया उनको दहशतगर्द कहता था। ठीक है, जो तालिबान के साथ मुखालिफ थे, जो वो अशरफ गनी के लोग, इंडिया उनके साथ था। तालिबान के जो मुखालिफ थे उनके साथ था इंडिया। और तालिबान को तो बहुत बुरा भला कहता रहा, 2 महीने पहले तक तालिबान को बुरा भला इंडिया कहता रहा। सही, ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि पीटीआई से नसरुल्लाह अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह अफरीदी साहब। जी नसरुल्लाह अफरीदी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है। अच्छा, चलें, बहुत खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। केपी काबीना की तश्कील के हवाले से कुछ बात करेंगे। केपी काबीना में जो ताख़ीर हो रही है उसकी तश्कील में, क्या इससे पीटीआई के मुश्किलात में कुछ इजाफा देख रहे हैं? देखिए जी, सीएम जो हमारे नए बने हैं केपी के, वो उनकी ख्वाहिश थी और उनका बिल्कुल ये ख्वाहिश अपनी जगह पर बजा है कि मैं अपने चेयरमैन से मुलाकात करके, तो इस सिलसिले में, क्योंकि ये एक अहम काम है काबीना की तश्कील, इस सिलसिले में मैं उनसे मशावरत करना चाहता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर वक्त की सियासत देखिए कि हमारे इदारे जो है वो सियासत में इन्वॉल्व होकर उनको अदालती अहकामात के बावजूद नहीं मिलने दे रहे, और अदालती अहकामात 3 दफा अदालत अहकामात दे चुकी है। लेकिन ऐसी कौन सी कुव्वत है पाकिस्तान के अंदर जो कि एक यानी इम्पार्शल और एक आजाद अदलिया को दबा के रखी हुई है और उसके अहकामात को अपने जूतों तले रौंद कर, और एक एसएचओ दरवाजे पे खड़ा होता है जेल के और वो एक सूबे के सीएम को रोक लेता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या इकदाम हो सकता है, और इससे ज्यादा अलार्मिंग और इंतहाई अफसोसनाक इकदाम और क्या हो सकता है कि आप एक सूबे जिसके तकरीबन 4 करोड़ या पता नहीं 5 करोड़ शायद कुछ आबादी है, उनके लोगों की, उनके नुमाइंदों की आप तौहीन कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं जो कि इमरान खान तो किसी सूरत से मानेगा नहीं। इमरान खान तो कभी उस जगह पे चलेगा नहीं जो हालात बांग्लादेश में पैदा करके और मुजीबुर रहमान को जिस ट्रैक पे चलाया गया था। तो ये तो पहली बात है। तो ये ख्वाहिश थी हमारी सीएम साहब की कि मैं अपने कायद से, जिसकी वजह से मैं बना हूं यहाँ पर, जिसके नाम पर मुझे वोट पड़ा है, मैं उस कायद से जाके और वहां पर मैं मशावरत करूं, लेकिन उसको मशावरत नहीं करने दी जा रही। वरना क्या है, वो जाहिर है वो इस काबिल है, वो सीएम है, वो काबीना खुद भी तश्कील दे सकता है। लेकिन वो एक होता है ना कि ओबीडियंट एक इंसान होता है
जो चाहता है कि उसमें एक बढ़े कि उसकी मशावरत हो, और मशावरत देखें आपको पता है कि इस्लाम की बुनियाद भी मशावरत पर है, क्योंकि उसमें बरकत होती है। आप नहीं करने दे रहे क्योंकि आप इस मुल्क में बरकत ही नहीं चाहते। तो काबीना का तश्कील ना दिया जाना कोई मसला ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए अच्छा है। सारी दुनिया की नजरें आप पर हैं कि आप इतने नीचे और इतने गिर कर आप एक सीएम को अपने कायद से नहीं मिलने दे रहे, जिसको जेल में जिसका हक है उसका मिलना आईनी हक है और अदालती अहकामात है उसके बावजूद। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दो अल्फाज में ये है कि इससे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि इससे पीटीआई का जो है वो मोराल भी अप हो रहा है और लोगों में उनको और लोगों को आवाम को पता चल रहा है कि पीटीआई हक पर है या कौन हक पर है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, सैयद निसार शाह साहब, उनसे ही बात कर लेते हैं। निसार शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत पे बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने। क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे आप? देखिए, मुलाकात तो जेलर कराएगा, हुकूमतें थोड़ी कराती हैं। अच्छा, वो तो वहाँ जेल का अपना कानून है, एक रूल है इनके। तो वो अदालत के भी अंडर में नहीं आती? वो नहीं, अदालत उनकी मुलाकातें होती है, उनकी लिस्ट जाती है। अब वो उनके अंदर के अपने प्रॉब्लम्स हैं कि वो लिस्ट में नहीं नाम दे रहे होंगे। अच्छा, अब उसके बाद अगर वो सीएम है तो केपीके का है ना, पंजाब का तो नहीं है, या अगर वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, वो एक जेल का अपना रूल है, कानून है। अच्छा, उसके बाद अगर वो कहता है कि जी एक बहाना है, तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को अगर केपीके बना है तो उसमें इतनी काबिलियत तो नहीं चाहिए कि एक अच्छी टीम बना के और वो मैदान में उतारें। अच्छा। और उसके बाद केपीके की आवाम की जो महरूमियाँ हैं वो महरूमियाँ ठीक करें, उनके मसाइल ठीक करें। वो तो जेल में जो एक कैदी है उनसे मशावरत करके, उनको मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होगा कि ये जो काबीना में ये जितने भी 90 लोग हैं, 70 लोग हैं या जो भी हैं, उनके चेहरे भी नहीं जानता होगा 4 6 8 के अलावा। अच्छा, तो वो क्या किसी को बताएगा कि ये कौन से? इनका अगर वो कैप्टन है और उन्होंने बनाया है, केपीके का चीफ मिनिस्टर बनाया है, जो पहले दूसरे को हटा दिया, वो उस वक्त हीरो था बहुत बड़ा। अच्छा, ये असल में उनको हुकूमत नहीं करनी, इन्होंने सिर्फ एक ही देखा, अवाम का इनको ख्याल ही नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि जी हमें तो बस जेल से कैदी को रहा कराना है और उसके लिए काम करना है, उसके लिए वो शायरी भी करते हैं, उसके लिए मरना भी है, उसके लिए मिटना भी है। उनका काम ये नहीं है कि इस अवाम को क्या रिलीफ देना है। ये अवाम जो है केपीके की, ये तो हर पार्टी का एक, आप अपने कायद के लिए भी करें, हम तो नहीं मना करते, नहीं, लेकिन देखिए चीफ मिनिस्टर का नहीं, देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर अवाम का होता है। अच्छा, चले, अगर कोई मुशावरत से कोई फर्क नहीं पड़ता या उनके लीडर को कुछ नहीं पता और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें मुलाकात करवा देने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कहते हैं राना साहब, आप सियासी कैदी भी तो होते हैं जिनसे मुलाकातें होती रही हैं, आज से पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं, कई सियासी कैदी जेलों में कई साल रहे हैं, 8-8 साल, 10-10 साल रहे हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पूरी तारीख में सबसे ज़्यादा मुलाकातें और फैसिलिटेट जो किया गया है वो खान साहब को किया गया। अच्छा। और सबसे ज़्यादा उन्होंने मीडिया टॉक भी की हैं और अपनी वकला से मुलाकातें और बड़ी तवील मुलाकातें की हैं। ठीक है। और उनको तमाम फैसिलिटी अंदर दी जा रही है। और अगर उनके सीएम से मुलाकात नहीं कराई जा रही तो करा देनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, सियासी माहौल है और होना चाहिए। कोई इसमें कदगन नहीं लगाना चाहिए। जेल अपनी जगह, कैद अपनी जगह है, मुलाकात अपनी जगह है, मगर मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें खान साहब की हुई हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में थे, उनकी कभी इतनी मुलाकातें नहीं कराई गई और ना उनको कोई फैसिलिटी दी गई। लेकिन खान साहब को तमाम तर फैसिलिटी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर फिट भी हैं और बिल्कुल एक वो दूसरे ज़ाहिर सूबे में हैं और दूसरे सीएम हैं और दूसरे मुलाकातें। तो सियासी मेरी ज़ाती ये राय है कि मुलाकात हो जानी चाहिए, करा देनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने एक बड़ी अहम बात कही कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो सेहत के उनको कोई मसाइल नहीं है वहाँ पे, ये एक बहुत अच्छी बात है। नसरुल्लाह आफरीदी साहब से बात कर लेते हैं। नसरुल्लाह आफरीदी साहब, आपके जो पीटीआई पार्टी है उसके अंदरूनी इख्तलाफात की भी कुछ ख़बरें मौसूल होती रहती हैं, आए दिन कोई ना कोई चिट चलती रहती है। सहील आफरीदी साहब और जुनैद अकबर के जो जारहाना बयानात सामने आए तो उसमें सीनियर क़यादत ने भी बड़ी बरहमी का इजहार किया था, क्या इसकी क्या वजूहात है?
देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और या तो शायद जानबूझकर वो बात बुला दी जाती है या फिर जो है वो, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो इनके प्राइम मिनिस्टर तो ऑन रिकॉर्ड है कि ये तो डिग्गी में बैठ के जाके मिला करते थे, गेट नंबर 4 से अंदर जाया करते थे, तो वो तो डिग्गी वाले कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो डीजी ISPR साहब थे, सीएम के बन जाने से पहले, यानी सीएम उस वक्त नहीं बने थे सुहेल खान आफरीदी, तो इन्होंने जाकर वहां पर एक और यही दबंग किस्म की सियासी तकरीर कर दी कि हमें ये सीएम KPK मंजूर नहीं है और हम जो है ये बिल्कुल तजुर्बेकार नहीं है और ये सहूलतकार है दहशतगर्दों का और ये दहशतगर्द है और ये है। यही बातें कर करके आप जो है वो अपनी यानी एक अजारादारी कायम रखना चाहते हैं इस मुल्क पर, जो कि आज तक छुपी हुई थी, लेकिन इमरान खान की सूरत में वो आपकी अजारादारी आया हो गई और लोगों को पता चल गया, पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया कि हकीकत में इस मुल्क पर आज तक काबिज कौन है और हम जो गुलाम हैं यानी नजर ना आने वाली जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो किसकी वजह से हैं। डीजी ISPR साहब की जरा आप अपनी वो याद कीजिए जो इन्होंने वहां पर और इनके घर में आकर कह रहे हैं इनको दहशतगर्द। तो पहली बात तो ये है कि मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप थे कौन इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? आपको जरूरत क्या पड़ी थी? आपको एक आईनी यानी पाकिस्तान की आवाम ने, KPK की आवाम ने एक शख्स को मैंडेट दिया है और वो शख्स जो है वो सीएम KPK बन रहा है। आप होते कौन है उसको रोकने वाले? ये कहकर के ये दहशतगर्द है, तो अगर वो दहशतगर्द था तो फिर उसके कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हुए थे? तो वो इसका मतलब ये है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी था, है, रहेगा। आपने उसको रोकने की कोशिश की, आपने एक इंतहाई गैर मतलब मुनासिब किस्म का गैर आईनी इकदाम किया। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपने अपने हल्फ से तजावुज किया, जो कि आप काकूल में हल्फ लेते हैं। तो आप जो है वो उसके बाद फिर आप वहां उसको गालियां देने के बाद उससे आप ये तवक्को रखते हैं, आप एक शख्स को पकड़ के सड़क पे कूट दें और आप उसकी पिटाई करें और वो आगे से रेजिस्ट करे। आप ये तवक्को रखते हैं कि वो आगे से रेजिस्ट नहीं करेगा। कम से कम अगर आपको वो उसी तरह से जवाब नहीं दे सकता तो आपको जबानी कलामी जवाब नहीं देगा। तो आप कैसे ये तवक्को रखते हैं? ये तो और ज्यादा एक इंतहाई गैर मुनासिब किस्म की एक फिरौनियत वाली सोच है कि आप एक शख्स को जो है निसार शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी नसरुल्लाह अफरीदी साहब, ठीक है, निसार शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निसार शाह साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप इनकी गुफ्तगू सुन के? देखिए, बात ये इसमें हमने तो एक ही बात की है ना कि अगर वो सीएम साहब उस वक्त मुंतखब हुए थे या उन्होंने हल्फ ले लिया, हमारा कानूनी एक दायरा कार से मामला था कि उसको इस तरीके से किया जाए और गवर्नर साहब, लेकिन जब ठीक है वो हो गए, आज वो सीएम है, तो हम तो कह रहे आए ना अपनी हुकूमत बनाए और अब आप जेल के चक्कर काटने की क्या जरूरत है? जिन्होंने आपको बनाया उनको रिजल्ट दें कि आप बहुत बेहतरीन सीएम हैं और उसको अगर मुखालिफिन से जो भी कहें वो साबित करेंगे जी मैं आप जो कह रहे हो वो गलत है, अपने अमल से बताएं ना। ठीक है, प्रैक्टिकल करके बताएं। जी बिल्कुल, आप बताएं ना। अब हमें हमारी सीएम साहिबा पंजाब की मरीम नवाज साहिबा को, वो जो हमारे इससे पहले सीएम थे, वो क्या क्या बोलते थे, किस स्टाइल में, किस अंदाज में, किस लेवल में, औरतों मेरे ख्याल से उसके औरतों की जो है ना उसमें बहुत ज्यादा वो कर गए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने अमल से काम कर रही हैं। और जो डिग्गी भी बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो जूते चाटने वाली और वो लोग हैं जो 20 साल कह रहे हैं कि जी हमने तो स्ट्रगल किया और आखिर में आके जी बूट चाट के और हुकूमत ली और आज खुद ही कह रहे हैं कि जी हमारी गलती थी, हमने ये गलत किया, खुद इतराफ़ कर रहे हैं। तो भाई अगर सीएम बना है वो करें, वो डिलीवर करें, वो जो आवाम है वहाँ पर। और देखें ये एक सेंसिटिव एरिया है, ये इस टाइम पे आप खुद देख रहे हैं, आज आपका मौजू भी अफगानिस्तान से था। ये अफगानिस्तान हम एक वफाकी हुकूमत है और अगर वफाकी हुकूमत फोर्सेस ये चेक ज़रूर देखते हैं कि इस टाइम पे उस चेयर पे वो आदमी बैठना चाहिए जो सोबर हो, जो समझदार हो, भले पीटीआई का हो, किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई का हो, वो बैठे ज़रूर बैठे, लेकिन वो ये बयान तो ना देना कि मैं तो ऐसा करूंगा, मैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। और हम इस चक्कर में रहे और उस टाइम पे जो सबसे अफगानिस्तान का मसला चल रहा है और इसके पीछे इसराइल और इंडिया मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे सीएम को अगर वो बन चुके हैं तो वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं और अपना डिलीवर करें
اور KPK کے عوام اور اگر PTI کے چیئرمین نے ان کو مطلب منتخب کیے تو اس کو بھی جا کے پھر اچھا ابتدائی جو فہرستیں ہیں کابینہ کی تشکیل کی وہ تیار ہو چکی ہیں تو اعلان کر دیں, وہ اناؤنس کر رہے ہیں, اناؤنس کرنے سے منع تو نہیں کیا نا, اس کو کس نے منع کیا ہے, اس کو کسی نے یہ تو ہاتھ روکا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا کور کمانڈر صاحب سے ان سے ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات دیکھیں میں بتاؤں, دیکھیں ہم بھی پرائم منسٹر نے بھی مبارکباد کا فون کیا ان کو, یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو گالیاں دی یا ان کو دہشت گرد کہا, ٹھیک ہے ضرور ایک سیاسی بیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا یا اس کے اوپر کم عمری پہ یا بہت اس کی ایسی چیزوں پہ کیا ہوگا, لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے ان کو کال کی, ان کو اپنی اس کے بعد سب سے دیکھیں اسی کال میں آفریدی صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جیل میں ملاقات کروائی ٹھیک ہے آپ بتائیں نا, اس کے بعد پہلی میٹنگ تھی کیوں نہیں آئے چیف منسٹر صاحب کو, جو سب سے دیکھیں اس افغانستان کے اوپر میٹنگ تھی کیوں نہیں آئے, اس نے ایک اپنا مشیر بھیج دیا اور چیف سیکرٹری بھیج دیا. آپ بتائیں نا یہ جو جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کی بات ریکویسٹ کا کیا ہوا جو انہوں نے پی ایم کے ساتھ کی تھی, جی اس ریکویسٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات کروا دیں. دیکھیں پی ایم صاحب تو کیوں ملاقات کرائیں گے, ملاقات تو وہ اس کو جیلر صاحب ملاقات کرائیں نا, چلیں پی ایم صاحب کا کیا لینا دینا. اچھا ٹھیک ہے چلیں. رانا گلزار تاج صاحب, پاکستان کی سیاست کو کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی ہے ابھی JUIF سے, اور بڑی ملاقاتوں کا عمل جاری ہے. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں افہام و تفہیم کو پسند کیا ہے اور ریکنسلیشن کی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ پاکستان آل اوور بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے, پریشانی میں ہے اور حالت جنگ میں ہے. تو ہم آپس کی چپکلش اور یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم سے جو بھی سیاسی حالات میں تعاون ہوگا وہ ہم سب کے ساتھ کریں گے اور ریکنسلیشن کی سیاست کو لے کے آگے بڑھیں گے, چاہے وہ PTI ہو, مسلم لیگ ہو, کوئی بھی ہو, سیاسی سماجی کوئی بھی مذہبی جماعتیں, ہم سب کو ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیج پہ رہیں اور پاکستان کو ترقی, مین مسئلہ ہے پاکستان کی ترقی. ہمیں یہ جگہ نہیں بننا چاہیے, سلطان رائی نہیں بننا چاہیے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے اور جو منہ میں آیا بول رہے ہیں, مطلب اس چیز سے اجتناب برتنا چاہیے. اس وقت نازک دور سے پاکستان گزر رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اڑوسی پڑوسی ملک ہیں وہ پاکستان پر نظریں لگا کر بیٹھے ہیں, اور جہاں ہماری آپس کی لڑائی ہوگی تو اس لڑائی سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے اندر ایک دراڑیں پیدا کر دیں گے. تو ہمیں اپنی دراڑیں پیدا نہیں کرنی چاہیے, ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے ہمیں بھی, اور سامنے والوں کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور پھر گلے لگنا چاہیے. تکلیفات آتی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہادر آدمی وہی لوگ ہوتے ہیں جو تکلیفات اٹھا کر بھی پاکستان کا جھنڈا تھامے رہیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں اور اپنی فوج کے ساتھ رہیں, کیونکہ فوج واحد ہے جو سرحدوں پہ لڑ رہی ہے اور ہم آج سکون کی نیند سوتے ہیں. اور ہم پھر اگر ان کو برا کہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ کل جب اقتدار میں تھے تو یہی فوج کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے, یہ باجوہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بجٹ پاس کرا دیا, یہ باجوہ کی مہربانی انہوں نے. تو کل وہ بہت اچھے لوگ تھے, آج وہ خراب ہو گئے. تو میں تو گزارش یہ کروں گا کہ یہ الفاظوں سے اجتناب برتا جائے اور آپس میں جو بھی کچھ ہوا ہے افہام و تفہیم سے ملک کو آگے بڑھانا ہے. تو بالکل پنجاب کی جو سرحد کی کابینہ ہے اس کو تشکیل دینا چاہیے, کیونکہ جتنا ٹائم گزرے گا یہ وہاں کی عوام کی مشکلات ہے, عوام کو تکلیف ہے, وہ دور ہوگی. جتنا کابینہ اناؤنس ہو جائے گی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے, خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے, اسی ملک کے ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, اسی ملک میں رہیں گے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کے درمیان ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جدوجہد کریں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے, یہی ہماری بقا ہے. بالکل. نصر اللہ آفریدی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں بالکل تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں ایک ہیں اس وقت نا, دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی باریاں لیتے رہے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں. ابھی یہ حکومت میں آئیں گے, ان کے بلاول صاحب جب پرائم منسٹر بنیں گے جس کے لیے کوششیں جاری ہیں ان کی, تو پھر یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے جیسے ہمارے دوسرے بھائی جو اس وقت حکومت میں وہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, بڑی خوبصورت باتیں کی. لیکن دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کبھی بھی رہا نہیں ہوں گے اور وہاں تو ایک جیلر ہے
जो अदालती अहकामात को जो है जूते की नोक के नीचे रखकर जूते के नीचे दबा देता है और उसके अहकामात नहीं मानता, और वो उस जेलर के सामने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कोई औकात इसलिए नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीएम केपीके से वादा किया, जब उन्होंने उनको बोला कि जी आप जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर जो हम मशावरत कर रहे हैं उसमें आइए, तो उन्होंने कहा जी मुझे जरा इमरान खान से मिलने दीजिए। तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो पता नहीं किससे पूछ कर बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जी बता दिया कि उनकी औकात जेलर से भी कम है। ज़ाहिर है कि एक जेलर भी बात नहीं मान रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब का काम नहीं है, वो तो जेलर का काम है। खैर, तो ये बात हो गई। इन्होंने जो है ये 40 साल से यही लोग हुकूमतें कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, पाकिस्तान को यूं करना है। तो भाई 40 साल से आप क्या कर रहे थे? और आज अगर इमरान खान जो है पिछले 4-5 साल से इमरान खान उठा है ना, तो 4-5 साल में अगर इमरान खान को लोगों ने अपना कोई मसीहा समझा या इमरान खान की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसको मैंडेट दिया, तो आपकी नाकामी थी ना। आप तो पुरानी पार्टियां हैं, 40-40 साल से आप बारियां ले लेके हुकूमत कर रहे हैं, आज भी अवाम महरूम है। क्यों महरूम है? इस बात का जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं देते इस बात का जवाब? तो कहने का मतलब ये है कि अवाम की अच्छा, दूसरा ये दोनों बार बार ये बात करते हैं कि जी अवाम केपीके की महरूम है। केपीके की अवाम कोई महरूम नहीं है, केपीके की अवाम बहुत खुश है। केपीके की अवाम ने अपना मैंडेट हासिल किया हुआ है, उनकी हुकूमतें तीसरी बार उन्होंने पीटीआई को जो है मौका दिया है। तो आपको महरूमी से आप अपने सूबों को देखिए और आपके सूबों में क्या है। अब आप ये देखिए कि वहां पर जो है वो अपना सिंध के अंदर जो अभी बजट पेश किया गया है, यानी कौन सा बजट? आप जो है इसकी जो कहते हैं क्या ये अपना यानी तालीमी बजट, 70 अरब का बजट पेश किया गया और 70 अरब का बजट पेश करके उन्होंने जो है वो बेनजीर इस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब रुपए रखे गए, जिसमें तालीम के लिए 39 अरब रुपए हैं। यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए रखे गए हैं। वक्त मुख्तसर रह गया, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये बात बस कंप्लीट कर रहा हूँ। 39 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रखे गए हैं, यानी शऊर के लिए 39 अरब रुपए और भिखारी बनाने के लिए 700 अरब रुपए। चले अफरीदी साहब, आपने जल्दी से हमने बारियां ली हैं, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान को तामीर और तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा किया है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी पाकिस्तान की तामीर के लिए अपना खून दिया है, इसके सैकड़ों कारकुनों ने खून दिया है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात 21 लाख घर हमने सैलाब जदगान को तामीर कर दिए, मालकाना हुकूक दिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने। बेनजीर इनकम प्रोग्राम जो है वफाकी वो है, उससे पीपुल्स पार्टी का ताल्लुक नहीं है। मेरे भाई को मेरे नहीं था पता, वो बेकारियों के लिए नहीं है, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए है। और इन्होंने उनका नाम चेंज करने की कोशिश भी की, उसको खत्म करने की भी कोशिश की। और केपीके में इस टाइम पे बिल्कुल बुरा हाल है, कोई काम नहीं हो रहा है और उनको चाहिए कि फौरन अपनी काबीना बनाए। बहुत शुक्रिया सैयद निसार शाह साहब, करें। आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। राना गुलजार ताज साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर करार साहब, आपने वक्त दिया और बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह अफरीदी साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर जब भी कभी कोई बात आई है किसी ने कोई समझौता नहीं किया। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।